हेलो एवरीवन, आईएएस प्रेप में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे राजस्व लेखपाल 2022 का पीवाईक्यू। देखिए, आपको मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस मिलेंगी जिसमें हम अपना डेली प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज चल रही है उसी का ही एक वीडियो लेक्चर है। और सैटरडे संडे आपको यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं हम उनका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको ये आइडिया लगता रहे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है और आपको अपनी तैयारी किस दिशा में करनी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना पहला पेपर राजस्व लेखपाल 2022 का, जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन हिंदी का है। आपके एग्जाम में हिंदी, कंप्यूटर और जो है जीएस के क्वेश्चन ये सारे रहेंगे। और कुछ पैटर्न इस बार लेखपाल का चेंज भी हुआ है, जैसे कि मैथ्स हट गया है तो उसके क्वेश्चन हम लोगों ने इंक्लूड नहीं किए हैं, है ना। जिसके क्वेश्चन आएंगे जो अभी भी सिलेबस में इंक्लूड है, सिर्फ उन्हीं के पीवाईक्यू को ऐड किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या था, एक अनुच्छेद का था और 1 से 5 तक की प्रश्न इसमें पूछे गए थे। पहले अनुच्छेद पढ़ते हैं। मनुष्य को निष्काम भाव से सफलता असफलता की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना है। आशा या निराशा के चक्र में फंसे बिना उसे निरंतर कर्तव्यरत रहना है। किसी भी कर्तव्य की पूर्णता पर सफलता अथवा असफलता प्राप्त होती है। असफल व्यक्ति निराश हो जाता है, किंतु मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है जो उसके भावी जीवन का निर्माण करती है। जीवन में अनेक बार ऐसा होता है कि हम जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं वो पूरा नहीं होता। ऐसे अवसर पर सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया सा लगता है और हम निराश होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा प्रयत्न नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे क्या बन जाता है? बोझ बन जाता है। निराशा का अंधकार न केवल उसकी कर्म शक्ति वरन उसके समस्त जीवन को ही ढक लेता है। निराशा की गहनता के कारण लोग कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठते हैं। मनुष्य का जीवन धारण करके कर्म पथ से की गई सफलता असफलता तथा हानि लाभ की चिंता किए बिना कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहने में जो आनंद और उत्साह है उसमें ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा जीवन ही सफल है ना। अब ये पैराग्राफ है, अब इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये वीडियो पॉज करके भी 5 मिनट या आपको जब तक समय लगे आप अपना समय लेके ये पैराग्राफ अच्छे से पढ़िए, फिर आगे के क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर आंसर देखिए। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए? निष्काम भाव से, सफलता असफलता की चिंता किए बिना, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना, या उपयुक्त सभी? अपना आंसर बताइए कमेंट में। इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। निष्काम भाव से मनुष्य को कर्म करना चाहिए, सफलता असफलता की चिंता किए बिना क्या करना चाहिए, आशा निराशा के चक्र में फंसे बिना। देखिए एक चीज आप ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनका जवाब पैराग्राफ पे ही बेस्ड होगा। जो चीज पैराग्राफ में लिखी होगी आप उसी के बेसिस पे ही अपना आंसर देंगे, चाहे वो रियल में कुछ और भी हो, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। मनीषियों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है? धन को, परिश्रम को, असफलता को, या शारीरिक बल को? तो मनीषियों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है ना। यहाँ पे पैराग्राफ में हमने देखा भी था, ये देखिए, मनीषियों ने असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। आगे बढ़ते हैं। असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है? अपयश, अनुभव की संपत्ति, धन दौलत, या आशा के पुष्प? तो असफल व्यक्ति अर्जित करता है अनुभव की संपत्ति। कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते, जो परिश्रम से जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते, जो धन दौलत नहीं कमाते। तो कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है? जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते। जीवन की सार्थकता किसमें है? हर समय सोते रहने में, बहुत सारा धन कमाने में, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में, दूसरों से अपना काम निकालने में। तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता है कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। तो ये हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन मोद या हर्ष, अचल या प्रमोद, तनुज या आमोद, शाल या उल्लास। आंसर बताइए अब अपने कमेंट में। आनंद का उचित पर्यायवाची है मोद और हर्ष। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? आनंद ही होता है। इसके अलावा
प्रमोद का अर्थ भी आनंद होता है, आमोद का अर्थ भी आनंद ही होता है, और उल्लास का अर्थ भी आनंद ही होता है। यानी कि मोद, हर्ष, प्रमोद, आमोद, उल्लास, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आनंद के पर्यायवाची हैं, है ना। अब अचल का पर्यायवाची क्या है? अचल किसका पर्यायवाची होता है? तो अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची, ठीक है। तनुज किसका पर्यायवाची होता है? तनुज होता है बेटे का पर्यायवाची, है ना। और तनुजा अगर हो जाता तो बेटी हो जाता वो। और शाल किसका होता है पर्यायवाची? तो शाल होता है दुशाला का, है ना, जो ठंडी में हम लोग ओढ़ते हैं शॉल, ये उसका पर्यायवाची होता है, ठीक है। बाकी सब किसके पर्यायवाची है? बाकी सब आनंद के ही हैं। तो ये एक्स्ट्रा भी आप याद रखिएगा। जैसे अचल का क्या हो गया? पर्वत, तनुज का बेटा, और शाल का दुशाला। आगे बढ़ते हैं। अपना पराया किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, या तत्पुरुष समास? ऑप्शन बताइए, देख के सही आंसर बताइए आप। अपना पराया किसका उदाहरण है? अपना पराया द्वंद्व समास का उदाहरण है, ठीक। अब हम देखते हैं द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में पहला और दूसरा दोनों ही पद प्रधान होता है ना। जैसे कि अपना भी इंपॉर्टेंट है और पराया भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पद ही पद प्रधान होते हैं, ठीक। और इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और अगर हम इसको अलग करेंगे, अपना पराया को अगर हम अलग करेंगे तो ये किससे अलग होगा? और से। जैसे अपना और पराया, है ना। और उदाहरण इसके देख लेते हैं, जैसे माता पिता, अभी तो ये योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ है। जब इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? माता और पिता, रात और दिन, दाल और रोटी, छोटा और बड़ा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, और इसको अलग करने पे या विग्रह करने पर इसमें और आता है। आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में जो पहला शब्द होता है या जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, और इससे किसका बोध होता है? समूह का बोध होता है। जैसे चौराहा, तो चौ यानी कि चार की बात, तो यहाँ पे संख्या आ गया। तिरंगा 3, है ना, यहाँ पे संख्या आ गई। पंचवटी 5, है ना, इसमें संख्या आ गई। सप्तऋषि 7, है ना। तो जिसमें भी संख्या पहले आ जाए वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है कि इसमें दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, बल्कि ये कोई तीसरा ही अर्थ देते हैं, है ना। जैसे कि लंबोदर, दशानन, पीताम्बर, शूलपाणी। अब ये बिल्कुल ही अलग अर्थ दे रहा है। जैसे लंबोदर किसको बोलते हैं? गणेश जी को बोलते हैं। दशानन किसको कहते हैं? रावण को कहते हैं। पीताम्बर किसको बोलेंगे? कृष्ण जी को बोलेंगे। और शूलपाणी किसको बोलेंगे? भगवान शिव को बोलेंगे, है ना। तो इसमें देखिए जो पहला या दूसरा पद है, लंबा प्लस उदर यानी कि लंबोदर, इसमें दोनों ही प्रधान नहीं है बल्कि एक दूसरा ही अर्थ निकल रहा है। दशानन, दश प्लस आनंद यानी कि रावण, इसमें दोनों पद ही प्रधान नहीं है, कोई तीसरा ही अर्थ निकल रहा है। पीताम्बर, पीत प्लस अंबर, है ना, यानी कि कृष्ण जी। और शूलपाणी, शूल प्लस पाणी, ये किसका हो गया? शिव जी का हो गया। अब हम चलते हैं आगे। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के जो शब्द होते हैं, अगर हम इनका विग्रह करते हैं या इनको अलग करते हैं तो को, का, की, के लिए, रा, री, रे, में, से, पे, पर, ये सब आता है। उदाहरण देखिए, जैसे विद्यालय, विद्या का आलय, है ना। अगर इसको विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? विद्या का आलय, विद्यालय। रस भरा, रस से भरा, तो यहाँ पे का आ गया, यहाँ पे से आ गया विग्रह करने पर। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, है ना, यहाँ पे भी किससे हो गया? से अलग हो गया। गंगा जल यानी कि गंगा का जल, है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जहां पे काकी, के लिए, रा, री, रे, में, पे सब अलग करने पे ये आता है, वहां पे तत्पुरुष समास होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का चयन करिए। आप टॉपिक्स पे ध्यान देते चलिएगा, है ना। जैसे संधि विच्छेद से क्वेश्चन आया, पर्यायवाची से आया, समास से आया, ये सब आपके टॉपिक हैं। इसमें बताइए सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन पढ़ के कमेंट में उत्तर कीजिए। इसका सही उत्तर है वीर प्लस अंगना यानी कि वीरांगना। ये क्या गलत है? पत्र प्लस अलय नहीं होता है, पत्र प्लस आलय होता है, इस वजह से ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। मरण प्लस आसन नहीं होता है, मरण प्लस आसन्न होता है, तब ये मरणासन हो जाता। वीर प्लस अंगना ठीक है, यानी कि वीरांगना।
और यथा प्लस आर्थ नहीं होगा, ये यथा प्लस अर्थ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यथार्थ। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा उत्तर सही है, वीर प्लस अंगना वीरांगना, इसका संधि विच्छेद ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कब्र में पैर लटकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, मृत्यु के समीप होना, मृत्यु से कोसों दूर रहना, कब्र के पास बैठना, या इनमें से कोई नहीं। कब्र में पैर लटकना का अर्थ है मृत्यु के समीप होना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। निम्न में से शलाका का तद्भव क्या है, तद्भव रूप इसका क्या है, श्लेष, सलाका, सलाई या सिलाई। तो शलाका का तद्भव रूप है सलाई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है, भाग्यमान, रामायण, ललायत, वाल्मीकि। अपना उत्तर बताइए कमेंट में। वर्तनी शुद्ध है ललायत की, ये गलत क्यों है, क्योंकि भाग्यवान होता है, भाग्यमान नहीं होता है, रामायण होता है, रामायण नहीं, और वाल्मीकि होता है, ना कि वाल्मीकि। ये होगा इसका सही। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें सही उत्तर इसका क्या है, ललायत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, इनमें से शुद्ध क्या है, या किस विकल्प में सभी शुद्ध है। पढ़िए ऑप्शंस। अधोगति, उज्जवल, विस्मरण या हितैषी। अधोगति गलत है, क्यों, अधोगति कैसे लिखा जाता है, अधोगति, तापित छोटी ई की मात्रा। उज्जवल कैसे, उज्जवल भी गलत है, उज्जवल कैसे लिखेंगे, उज्जवल। ठीक है, इसके अलावा विस्मरण और हितैषी, ये दोनों सही है, यानी कि क्या आंसर ठीक होगा, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे हिंदी के कुछ टॉपिक थे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, यानी कि नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता यानी कि एफिशिएंसी से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है। ईंधन का उत्पादन बढ़ेगा, ईंधन उत्पादन की लागत घट जाएगी, रिजर्वॉयर में ईंधन की मात्रा बढ़ेगी, या प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। तो इसका उत्तर होगा प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। जब हमारी टेक्नोलॉजी बेहतर होगी तो उससे एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, जब एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो इससे जो संसाधनों का दोहन होता है वो कम होगा, और जब संसाधनों का दोहन कम होगा तो पर्यावरण हमारा ज्यादा बेहतर काम करेगा। इसलिए इसका उत्तर हो गया प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। कौन नेपाल में हिमालय पर्वतमाला में एवरेस्ट बेस कैंप को फतेह करने वाला सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोहियों में से एक बन गया। ठीक है, ये उस समय का हमें लगता है करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो ये इसलिए इंक्लूड किया गया ताकि आपको आइडिया लगे कि करंट अफेयर के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बना था, रिद्धिम ममानिया। उस समय उनकी उम्र क्या थी, मात्र 10 वर्ष थी। ठीक है, और ये 2022 की बात है। उस समय जब इन्होंने इसको चढ़ा था, फतेह किया था, तो मात्र इनकी उम्र 10 वर्ष की थी। और ये बताइए कमेंट में कि हिमालय की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई है 8849 मीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। क्यों कहा था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनके योगदान को देखते हुए और भारत के प्रति इनकी देशभक्ति को देखते हुए रविन्द्रनाथ टैगोर इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसीलिए इन्होंने इनको देश नायक की उपाधि दी। ठीक, लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था, पंजाब केसरी। ठीक, और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी जी को भी कोई उपाधि दी थी, जिसको पता हो वो कमेंट में बताए। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को क्या कहा था, राष्ट्रपिता। ठीक है, और ये जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये गरम दल के नेता थे, और इन्होंने क्या नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे मैं लेके रहूंगा। ठीक, तो ये आप इसकी एक्स्ट्रा भी फैक्ट कुछ याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
किस रियासत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन पोलो कूट नाम दिया गया? कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या गोवा? ऑपरेशन पोलो से किसको मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था भारत में, है ना। ये देखिए, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत संघ में हैदराबाद का विलय करना, और ये कब हुआ था? सितंबर 1948 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कश्मीर को भारत में कब मिलाया गया था? कश्मीर को भारत में मिलाया गया था 26 अक्टूबर 1947 को, जब महाराजा हरि सिंह ने इस पे विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। और जूनागढ़ को कब मिलाया गया था? जूनागढ़ को मिलाया गया था 9 नवंबर 1947 को, ये याद रखिएगा आप। ठीक, जूनागढ़ के नवाब ने पाकिस्तान के साथ विलय का फैसला किया था। ठीक, जो जूनागढ़ के नवाब थे उन्होंने ये फैसला किया था कि वो पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, लेकिन वहां की जो हिंदू जनता थी वो भारत के साथ रहना चाहती थी, तो दोनों में मतभेद हो गया। तो उनको ये चीज समझ में आ गई कि वो यहाँ पे शासन नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो अपना परिवार लेके पाकिस्तान चले गए और सत्ता भारत को, जूनागढ़ का जो प्रशासन है वो भारत को सौंप दिया। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं? गोवा में, तेलंगाना में, सिक्किम में या उत्तराखंड में? ये संसद का क्वेश्चन है। सबसे कम सीटें हैं सिक्किम में। कितनी है? यहाँ पे सिर्फ एक सीट है। ठीक है, अब हम ये भी देख लेते हैं कि और सब जगह कितनी सीटें हैं। जैसे गोवा में 2 सीट है, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, उत्तराखंड में कितनी है? 7 है ना। अब आप देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है संख्या वाला, तो कोशिश करिएगा कि जो जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं या स्टेट है, आप उनकी ये लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें याद करने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? मछली पालन, कृषि, कपड़ा या खनन? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है कृषि पर। ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉफिन द्वीप किस देश में स्थित है? बहामास, यूएसए, जापान या कनाडा? बॉफिन द्वीप ये कनाडा में है। ये क्वेश्चन उस समय इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2022 में ही जो है ध्रुवीय भालू ने कनाडा में ही इसी द्वीप पर एक स्कीयर पे हमला कर दिया था, जिससे उस स्कीयर की मौत हो गई थी। उसके बाद में फिर जो ध्रुवीय भालू था उस पर अटैक करके उसको मार दिया गया था। तो यहाँ पे बात इस चीज पे उठी, या चर्चा इस चीज पे उठी कि कैसे हम जो हमारे पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण जानवर हैं उनको मार रहे हैं, उनको नहीं मारना चाहिए। उन्होंने हमला इसीलिए किया क्योंकि जो उनका आवास है वो सिकुड़ रहा था, है ना, तो उनको तो अपने ऊपर खतरा महसूस हुआ, इस वजह से इसको मार दिया गया। लेकिन क्या ये ठीक था? तो इसी वजह से ये द्वीप उस समय चर्चा में आया था, जिससे ये क्वेश्चन बना था। ठीक, और ये याद रखिएगा कि जो बॉफिन द्वीप है ये कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है और ये अमेरिका का दूसरा बड़ा द्वीप है। पहला कौन सा है? ग्रीनलैंड है। दूसरा कौन सा है? बॉफिन द्वीप है। और अगर विश्व में देखें तो ये 5वें नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है ना। ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप याद रखिएगा। कनाडा का सबसे बड़ा है, अमेरिका का दूसरा है ग्रीनलैंड के बाद, और विश्व स्तर पर ये 5वां है। ठीक है, अब इसके आगे के क्वेश्चन खुशबू मैम आपसे डिस्कस करेंगी। थैंक यू मैम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये लेखपाल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पेपर कैसा आया था और कैसे आने की संभावना रहेगी, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही रहेंगे, बस थोड़ा लेवल बदल सकता है क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज किया गया है। तो उस हिसाब से भी हम आगे देखेंगे और हमारे प्रैक्टिस सेट में आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रैक्टिस सेट में आपको पूछे जा रहे हैं। तो हम UPSSC आयोग द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर कराए गए हैं उनको भी आपको पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि आपको कैसी अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप में आपका लेखपाल में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? NH4 है कि NH8 है कि NH2 है कि इनमें से कोई नहीं? तो उसका आंसर जो है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग से क्वेश्चन बनाया है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है, फिर वाटरवेज सबसे बड़ा कौन सा है, कितने वाटरवेज हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम आगे अपने प्रैक्टिस सेट में तैयार करते चलेंगे। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट के साथ जरूर जुड़ें और उसे देखें और जो भी आपके सजेशंस हों वो हमें दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर है NH34।
इसका मतलब कि इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से डी हो जाएगा, कि इनमें से कोई नहीं। अब NH34 है, देखिए 34 है, ये उत्तराखंड से शुरू होता है, ठीक, और नीचे ये भोपाल यहाँ MP तक जाता है। ये क्या है, NH34, जिसकी कुल लंबाई 723.4 किलोमीटर है, और ये उत्तराखंड की सीमा से शुरू होकर मध्य प्रदेश तक जाता है, जिसमें आप देखेंगे तो मेरठ, अलीगढ़, कानपुर, महोबा जैसे प्रमुख शहर आते हैं। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको दिख रहा होगा, ये कानपुर है, ठीक, यहाँ पे मेरठ है, तो ये सारे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? अब देखिए यहाँ पर अनुसूचित जनजाति से क्वेश्चन उठाया गया है प्रीवियस ईयर में, और आप हमारे प्रैक्टिस सेट में देखें तो हम जनजातियों से रोज क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये सारा क्या कहते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस आप लोगों के लिए किया गया है, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आए कि कैसे एग्जाम में आएंगे। तो इसका आंसर है थारू जनजाति। और अगरिया, बुक्सा, बैगा, ये सब भी उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं, पर सबसे बड़ी जनजाति जो है वो थारू है। और उसके बाद आप देखेंगे तो थारू जनजाति जो है वो तराई क्षेत्र में मिलती है, और आपके प्रैक्टिस सेट में थारू जनजाति से क्वेश्चन कराया जा चुका है, जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, वो तराई इलाका होता है, तो वहां पे बहराइच, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, लखीमपुर खीरी ऐसे जिले हैं, ठीक है। अब देखिए जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति थारू की है, ये आपको ध्यान रखना है। और निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए बनाई गई है, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए PMGSY, इसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। ये गांव के संपर्क के लिए बनाई गई थी। इसमें देखिए अब इसकी शुरुआत करी गई 2000 से। ये सब चीजें आपको पढ़नी है कि कौन सी योजना कब आई, उसमें क्या काम हुआ है, अभी भी वो चल रही है कि वो बंद हो चुकी है, और ये सारी चीजें, और योजना में कौन सा मंत्रालय जुड़ा हुआ है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसम में सड़क संपर्क उपलब्ध कराना, ये इसका काम था। विशेष रूप से उन गांवों को जोड़ना जिनकी जनसंख्या 500 से अधिक है, जिसमें हम मैदानी क्षेत्रों की बात करते हैं, और 250 से अधिक है अगर आप पहाड़ी या जनजाति क्षेत्र की बात करें। जैसे मैदानी क्षेत्र का मतलब यूपी, MP ऐसे स्टेट हो गए। पहाड़ी क्षेत्र की अगर आप बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। फिर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो असम, सिक्किम, ये सब हो जाएंगे। तो वहां पे 250 से ज्यादा लोग होने चाहिए जनसंख्या, और 500 से ज्यादा होगी तो मैदानी इलाके, वहां तक हमें सड़क जोड़नी है, ये इसका उद्देश्य है। अब इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश में महिला स्व सहायता, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। और देखिए ये सारे क्वेश्चन स्कीम से आ रहे हैं। जो आपका 25 क्वेश्चन का ग्राम विकास का पोर्शन हुआ करता था, उसमें स्कीम से बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसीलिए इसमें आप ढेर सारी स्कीम्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई हैं। और स्कीम्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी जो आपका सिलेबस है उसमें 5 क्वेश्चन आपको ग्राम विकास से मिलने हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें था, इसका आंसर था राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इसकी शुरुआत करी गई थी 2011 में। इसका उद्देश्य था ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से संगठित कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक है। यह योजना महिलाओं को वित्तीय सहायता करती थी, प्रशिक्षण देती थी, आजीविका के अवसर प्रदान करती थी। जैसे कि मान लीजिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया, उसको एक फंडिंग हो गई, उस फंडिंग से उन्होंने कोई बिजनेस शुरू कर दिया, तो इस तरह से गवर्नमेंट सपोर्ट करती थी, इस योजना में सपोर्ट करती है। निम्नलिखित में कौन सी योजना, देखिए लगातार योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं, और ये आप देखिए के तहत किसी भी परिवार, ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी, जो अकुशल शारीरिक कार्य के इच्छुक हों। अब ठीक है, इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये आपका, इसका आंसर जो है वो है इसका आंसर जो है वो है मनरेगा, ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना से रिलेटेड है, जिसको हम मनरेगा बोलते हैं। महात्मा गांधी, जिसका नाम अब बदलकर जी राम जी कर दिया गया। तो मनरेगा इस बार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर्स में
उसकी चर्चा हुई है, उसका नाम बदला गया है, और उसमें जो भी पैरामीटर्स पहले होते थे कि 100 दिन काम करना है, उसको भी चेंज किया गया। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, इस बार इसकी इंपॉर्टेंस रहेगी एग्जाम में, हो सकता है इससे एक क्वेश्चन आपको मिले। ठीक है, और ये कैसा होता था, ये अकुशल शारीरिक कार्य होता था, मतलब कि इसमें आप सड़क बना रहे हैं, अनस्किल्ड वर्क है ये। तो इसमें तालाब की खुदाई करना, जल संरक्षण करना, भूमि सुधार में, सड़क निर्माण करना, ये सारे काम होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? अब वो हार्मूज है कि जिब्राल्टर है, बॉस्फोरस है कि डोवर है? कौन से जल डमरू का मतलब होता है स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो वाटर बॉडीज को जो एक लैंड बॉडी जोड़ती है, इसको हम बोलते हैं, जो दो वाटर बॉडी को, एक ये देखिए यहाँ पर ये अलग कर रही है, ये लैंड बॉडी है, दो लैंड्स हैं, उनके बीच में एक रास्ता बना हुआ है, और ये दो सागर है। आप देखिए ये मेडिटेरेनियन सी है, और ये आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशन है। इसके बीच में अगर आप देखें तो आपको दिखेगा स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, जो कि अगर आप देखें तो एक ये यूरोप और अफ्रीका इसको अलग कर रही है, नैरो वाटर बॉडी। ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेट बोलते हैं। फिर अब देखेंगे आप तो हॉर्मूज जल संधि क्या करती है, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है। अब देखिए दो, यहां पर आप देखेंगे तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो ये फारस की खाड़ी है और ये ओमान है, ओमान की खाड़ी। ठीक, और ये फारस, इन दोनों वाटर बॉडीज को जो जोड़ने का काम करती है वो स्ट्रेट होती है, या दो लैंडफॉर्म के बीच में एक नैरो पाथ होता है ये। फिर अगला देखिए बॉस्फोरस जल डमरू। अब आप बॉस्फोरस स्ट्रेट देखेंगे तो वो यहां पर है, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा है, इसके बीच में है। ठीक, फिर अगर आप देखेंगे डोवर जल डमरू, तो ये वाला जो है इंग्लिश चैनल होता है, जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है, तो यहाँ पे ही स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ये नैरो पाथ। ठीक, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों का शहर के रूप में जाना जाता है? अब देखिए ये आपका क्या है, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन हो गया, और इस बार आपका सिलेबस जो चेंज किया गया है उसमें यूपी स्पेशल को 20 क्वेश्चन का वेटेज दिया गया, 20 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, तो इसलिए यूपी स्पेशल आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। अब यूपी में मंदिरों का शहर किसको कहते हैं? बनारस को। और अगर पूछे नवाबों का शहर किसको कहते हैं, तो लखनऊ को कहते हैं। लखनऊ क्या है? नवाबों का शहर है। देखिए यह भारत का सबसे प्राचीन नगर है और हिंदू धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा मंदिर हैं, इसीलिए इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है। और यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर जो है वो सबसे प्रसिद्ध है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो इसका आंसर बनारस हो जाएगा या वाराणसी हो जाएगा। इसे आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है, यहाँ गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं, तट पर हैं, तो ये भी, उसमें भी एक क्वेश्चन इसमें बन जाएगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश में आईटी शहर की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका आंसर है लखनऊ। आप लखनऊ में देखेंगे तो एक HCL टेक्नोलॉजीज हैं जिनका PPP मॉडल पे एक IT शहर डेवलप किया जा रहा है। तो जो PPP मॉडल होता है ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि पब्लिक भी है इसमें, प्राइवेट दोनों मिलकर पार्टनरशिप करके एक सिटी का डेवलपमेंट करेंगे, जो IT सिटी होगी लखनऊ की। ठीक, जो यूपी की भी होगी। अब देखिए बांध और नदी, और इस पे आपको डेली प्रैक्टिस में क्वेश्चन कराए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, वो कौन कौन सी नदी पर स्थित हैं, या फिर हम पूरे भारत का भी कवर करेंगे क्वेश्चन धीरे धीरे। अभी तो ये पढ़ाया गया। अब गोविंद वल्लभ पंत, ये आप देखेंगे तो ये रिहन नदी पे है। फिर आप देखेंगे परीक्षा बांध जो है वो है, अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जामिनी बांध, इसको आप देखें तो यहाँ पे जामिनी नदी लिखा है, डायरेक्ट इसको ही मिला दीजिए इससे, और आप आंसर देखेंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर 4 में देखेंगे तो ए यहाँ पर है, तो इसका मतलब जो सेकंड वाला है ये है बेतवा नदी पर, और जो गोविंद सागर बांध है ये है शहजाद नदी पर।
इसको एक बार फिर से क्लियर साफ सुथरा मिला देते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक भी काम कर जाती है कभी कभार। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे देखिए जामिनी बांध लिखा है और यहाँ पे जामिनी रिवर लिखा है, तो ये इसके साथ हो गया। फिर गोविंद वल्लभ पंत रिहंद बांध, ये आपको प्रैक्टिस में भी कराया जा चुका है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। फिर ये परीक्षा बांध जो है वो बेतवा नदी पर है और गोविंद सागर बांध ये है शहजाद नदी पर। तो ये आपको याद होने चाहिए। ये अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं और एक साथ ऐसे मिलान करने को भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आप कंप्यूटर वायरस का पता कैसे लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर वायरस का क्वेश्चन आया है, मतलब साइबर सिक्योरिटी का क्वेश्चन आया है और इस बार आप देखेंगे तो आपके लेखपाल के सिलेबस में स्पेशली कंप्यूटर मेंशन किया गया है। बोला गया है कि कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन आएंगे और एक पूरा सिलेबस है जिसमें साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक है। तो उसका ही ये एक क्वेश्चन है, ईमेल अटैचमेंट खोलकर। जो ईमेल आई है उस अटैचमेंट को खोलकर हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वायरस है अगर तो कौन सा है, क्या है, किससे रिलेटेड है, ये चीजें। अब राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किस वर्ष शुरू किया गया था। अब देखिए हो सकता है कि इस टाइम पे कोई सर्वेक्षण हो तो उसका जब क्या कहते हैं रिपोर्ट आएगी तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला कब हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाया गया। तो सबसे पहला जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। अब देखिए पहला जो हुआ वो 1992 में, फिर दूसरा 98-99 में, फिर तीसरा 2005 2006 में, चौथा देखेंगे तो आप 15-16 में और पांचवा देखेंगे तो 2019 और 21 में, और 2022 का ये एग्जाम है तो इसलिए ये पूछा गया। अब इसमें पहला पूछ लिया गया तो आप इस तरह से भी करंट अफेयर्स तैयार करेंगे कि अगर उस करंट अफेयर्स का कुछ स्टैटिक पोर्शन भी है जो कि आपके जीएस का पार्ट है तो उसको भी आप प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कुल प्रजनन दर कितनी है। तो कुल प्रजनन दर 2.0 है। इसका मतलब क्या होता है, जो ये सर्वे था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.0 दर्ज की गई थी। यह आंकड़ा दर्शाता है कि भारत अब जनसंख्या स्थिरीकरण के स्तर को जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी 2.1 है। तो अगर हम इसके करीब आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। भारत का TFR 2.0 होने का मतलब यह है कि आने वाले वर्षों में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी होगी, जो कि भारत ये लक्ष्य बहुत सालों से अचीव करने की कोशिश कर रहा है। तो अब धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं गर्भावस्था के दौरान आयरन और फॉलिक एसिड की गोली लेती हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे आयरन और फॉलिक एसिड की गोली कितनी परसेंट महिलाएं लेती है, 45%। देखिए 45% ये सर्वे करके डेटा निकाला गया और उसके बाद भी अभी देखेंगे आप यह प्रतिशत अभी भी आदर्श कितना होना चाहिए, 80% से अधिक महिलाओं को आयरन और फॉलिक एसिड की टेबलेट लेनी चाहिए, पर लेती कितनी है, 45%। तो ये क्वेश्चन बनाया गया। अब देखिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने के लिए कौन से 2 उप मिशन चलाए गए। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक भी बन सकती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है और यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कहीं पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। 2005 में शुरू किया गया। अब ये योजना कब आई, इसका उद्देश्य क्या है, तो ये चीज है ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना। फिर इसमें आशा कार्यकर्ता, जो आशा वर्कर्स होती हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और मातृ शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया, क्योंकि भारत में मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें और होने वाले बच्चों में, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं करवाते हैं। जैसे कि गांव में अगर आप जाएंगे तो गांव में लोग क्या कहते हैं, हॉस्पिटल नहीं जाते, घर में ही करा देते। पर धीरे धीरे जननी सुरक्षा योजना और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स के द्वारा अब आकर इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल में डिलीवरीज होने लगी हैं। तो ये चीज़ अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन 2013 में शुरू किया गया था और ये ग्रामीण है जो 2005 में शुरू किया गया था। ठीक है, अब देखिए अब हम आते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पे, जो कि आपको प्रैक्टिस सेट
कराया जा रहा है उसमें रोज एक क्वेश्चन कराया जाता है। इस बार जो आपका सिलेबस है उसमें मैथ्स में सिर्फ डीआई आनी है, बाकी मैथ्स के जो बेसिक टॉपिक थे वो सब हटा दिए गए हैं। तो आप डीआई ही तैयार करिए, पर बेसिक टॉपिक भी थोड़े बहुत पढ़ लीजिए जो डीआई में आते हैं। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें एक कंपनी है जिसमें 1991 से 1999 तक की उसकी कमाई दी गई है, और इस पे बेस्ड 5 क्वेश्चन है जिनको आपको पढ़ना है और सॉल्व करना है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनमें आय औसत से अधिक है। औसत से अधिक और औसत से कम जो कंपनी की आय है उनका अनुपात बताना है। तो इसका मतलब हमें पहले इसका औसत निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो सारी वैल्यूज दी हैं, अगर हम इनको जोड़ेंगे आपस में, तो जब आप इनको जोड़ेंगे तो आपको औसत मिलेगा 3480। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट में इस तरह के क्वेश्चन आपको रोज दिए जा रहे हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो ये हो जाएगा। अगर आप देखेंगे 3400, आप देखिए कैसे हम बोल रहे हैं कि 3480 होगा। अगर आप 2640, 2720, 2520, फिर 3360, 3120 और इसमें आप 4320 प्लस 5040 प्लस 3120, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27480। इसको आपको औसत निकालना है तो 8 से भाग करना पड़ेगा। ये जब आप 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सालों का है डेटा, तो इसको करेंगे। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3480, ये आपका औसत है। ठीक, तो अब हम 3480 से कितने कंपनियों कितने वर्ष में आय कम रही, तो जब जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है, तो कम वाले कौन कौन से हैं? कम वाले आप देखेंगे तो ये 2640, एक ये कम है और एक ये वाला कम है 2520, फिर 3360 भी कम है, फिर 3120 ये भी कम है और यहाँ पे भी कम है। तो इसका मतलब कि 5 ऐसे साल हैं जिसमें औसत से कमाई कम हुई है कंपनी की, तो ये 5 हो जाएगा। और इसका रेशियो आपको बताना है उनसे कि जिनमें ज़्यादा हुई है, तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये हो गए 3। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 1997-98 में कंपनी की आय 94-95 से कितने प्रतिशत, कितने गुना थी? तो 97-98 की आय आप देखिए, 97-98 ये है, और 94-95 वो आप देखेंगे तो यहाँ पे है। इसमें आप देख सकते हैं ये है 3660 की, ये कितना गुना है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 3660 कितने गुना है 50-40 का। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3660, और इसको अगर आप काटेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत है? अब देखिए औसत आय कितनी थी कंपनी की? 3480, और हमें पूछ किसका रहा है? 96-97 का। तो आप इस पे आइए, 96-97 में कितनी है? 4320, तो ये हो जाएगी आपकी 4320, और ये आपको बताना है 3480 पे इसका प्रतिशत बताना है कि ये कितने परसेंट बढ़ गई। तो 3480 से 3480 तो बढ़ी ही हुई है, तो 100% तो वैसे ही बढ़ गई, और कुछ वैल्यूज और बढ़ी हैं, तो ये आपका लगभग, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 125%। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में कराया जा चुका है, इसलिए यहाँ पर शॉर्ट में एक्सप्लेन करा जा रहा है। अब देखिए 97-98
में कंपनी की आय 93-94 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि की गई है। अब देखिए तुलना में वृद्धि बतानी है, तो सबसे पहले 97-98 में देखिए तो ये 5040 है, और 93-94 में देखेंगे आप तो ये 2520। अब 2520 से जो आय है वो कितनी हो गई, 5040। ठीक है, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप सीधे सीधे देखिए कि ये 2520 है, अगर इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 50-40 हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100% बढ़ गई, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, 94-95 से 95-96 तक कंपनी की आय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, प्रतिशत वृद्धि ये आपको निकालना है। और प्रैक्टिस जो सेशंस चल रहे हैं मंडे से फ्राइडे, उसमें आपको ये सिखाया जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालते हैं, कितनी कमी हुई ये कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप क्लासेस को देखिए और उस तरह के क्वेश्चन को प्रिपेयर करिए। 94-95 अगर आप बात करें तो वो 3360 की बात कर रहा है, फिर 95-96 इसमें 3120 की बात कर रहा है। तो प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी, अगर हम इन दोनों को घटाएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका आ जाएगा 240। 20 और 60 में से 20 गए 40, और ये यहाँ 33, 31, यहाँ 240। अब 240 जो है वो अगर आप देखेंगे तो आपको बताना है 3360 से कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। तो अगर आप देखें तो ये 3360 है, अगर 3360 का 10% निकालेंगे तो वो 336 हो जाएगा, 10%। तो इसका मतलब ऑप्शन देखिए 10% तो होगा नहीं, उससे ज्यादा होगा नहीं, 17 भी होगा नहीं, तो आंसर क्या बना, 7% ही बना। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या कैलकुलेशन करेंगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, पर आप इस चीज को ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं कि हमने देखा, अगर हम देखें तो जो 3660 है इसका 10% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा 336। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने वृद्धि हुई है, 240 की, तो 10% तो नहीं हुई है। तो जब 10% नहीं हुई तो 15 और 17 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये आंसर निकल गया। अब यहाँ पर हमने स्मार्ट वर्क कर लिया कि हमें क्वेश्चन पूरा नहीं सॉल्व किया, ऑप्शन से आंसर को गेस कर लिया। तो ये भी एक टेक्निक है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है लेखपाल के, इसका पार्ट 2 भी आपको कल देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी